Congress is holding a press conference. They have already denounced the visit of the Crown Prince. In fact, they have targeted the centre over the recent Pulwama attacks. Let's listen. Can you put that on silent, please? Thank you. नमस्कार दोस्तों, पुलवामा का आतंकी हमला हमारे देश की सामूहिक चेतना और अखंडता पर हमला है। 40 साहसी शहीदों के बलिदान पर हर भारतीय अत्यंत व्यथित है, रोष और आक्रोश में है। संकट की इस घड़ी में, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश सेना और शहीदों के परिवारों के साथ है और इस बर्बर आतंकी हमले के मुजरिम उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग भी करता है। ऐसे कायराना हमलों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने छद्म युद्ध में कभी कामयाब नहीं हो सकता। 1947, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया है। देश को आज भी याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और देश की सेना ने 1971 में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। न केवल इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को 91,000 पाक सैनिकों के साथ ढाका में भारत के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण करना पड़ा था। यह बात आज भी दोनों देश के इतिहास के पन्नों पर अंकित है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता और अखंडता पर हमला बोलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को करारा जवाब देने हेतु हमारी सेना और सरकार का भरपूर समर्थन किया है। कांग्रेस और पूरा देश आज भी इस संकल्प पर अडिग है, पर दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। पहला, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सस्ती राजनीति का खेल खेला और हमारे जवानों की शहादत से राजनीति की। 17 फरवरी को असम की एक रैली में अमित शाह जी ने पुलवामा हमले पर राजनीति करते हुए कहा कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे क्योंकि केंद्र में कांग्रेस नहीं मोदी जी का शासन है। अमित शाह जी, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान को हर बार 1947, 65 और 71 में क्या धूल कांग्रेस की सरकारों ने नहीं चटाई थी? दूसरा, मोदी शाह की जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की बुरी आदत है। हम देश को याद दिलाना चाहेंगे कि जब मुंबई 26/11 का आतंकी हमला चल रहा था तो उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आतंकी हमले के स्थान के पास सरकार की आलोचना करने वाली एक प्रेस वार्ता का उद्बोधन कर रहे थे। 28/11 और उसका वीडियो आज भी हमारे पास है और 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथी वो दिखाएं।
ये तब है जब आतंकी हमला चल रहा था। और आपके जलसे, क्या भाजपाई जलसे अब 1 घंटे तक 60 मिनट तक शहीदों के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए इंतजार करवाएंगे? और भाजपाई नेताओं का व्यवहार तो उससे भी शर्मनाक है साथियों। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उनके सांसद साक्षी महाराज जी को देखिए, यह शहीद का जनाजा है। आपके लिए दांत फाड़कर वोट मांगने की जगह नहीं। और ये लोग हैं जो भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाजपा के सांसद और उनकी नीतिगत व्यवस्था को ये निर्धारित करते हैं। और मोदी जी के पर्यटन मंत्री ने तो बेशर्मी की सब हदें तोड़ डाली। सेल्फी विद डेड बॉडी ऑफ ए शहीद, क्या इससे भी ज्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है और शर्मसार करने वाली? यह है आचरण प्रधानमंत्री मोदी का, और यही है आचरण उनके मंत्रियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का और उनके अध्यक्ष का। वास्तविकता यह है साथियों कि पुलवामा आतंकी हमले के प्रति मोदी सरकार न तो कोई राजनीतिक जवाब दे रही और न ही अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही। आज देश गहरे शोक से गुजर रहा है, शहीदों की यादें बीन बीन कर चुन रहा है, पर मोदी जी 2 दिन की विदेश यात्रा में दक्षिण कोरिया सैर सपाटे के लिए पहुंच गए हैं। एक ऐसे संवेदनशील समय में जब देश इतनी भयावह पीड़ा से गुजर रहा है, देश का प्रधानमंत्री सैर सपाटे और विदेश यात्रा में व्यस्त हो, यह मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। देश की सुरक्षा पर इस अक्षम्य विफलता के लिए मोदी सरकार को अपनी जिम्मेवारी और विफलता स्वीकार करनी होगी और देश को जवाब देना पड़ेगा। और हमारे केवल 5 प्रश्न हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? नंबर 2, स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैशे मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरकार ने आतंकियों द्वारा आईईडी के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया, जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी? चौथा सवाल, मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या इस पूरे काफिले के आगे बढ़ने से पहले खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते तक
सीआरपीएफ के जवान यहां फंसे नहीं रहे? क्या हवाई परिवहन की अनुमति से हमारे जवानों की बहुमूल्य जिंदगी नहीं बच सकती थी? और पांचवां सवाल, मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों? मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 5,595 बार गोलाबारी रोकने और सीमा के उल्लंघन को रोकने में नाकामयाब क्यों रही? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए, जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पार्टी अध्यक्ष का, आपके मंत्रियों का और आपके केंद्रीय कार्यकारिणी का इस प्रकार के शर्मनाक आचरण का आपके पास क्या जवाब है? कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। I ask as a citizen of this country, the tragic incident and the terror attack happened at 3:10. It was being relayed on your TV channels at 3:14. I saw it. We reacted at 5:15. We released a message of reaction at 4:45. Prime Minister also knew about it. Yet the Prime Minister of India, a person who claims himself to be a pseudo-nationalist, continues to shoot a film for self-propagation in Corbett National Park. Prime Minister continues to enjoy boat rides with the camera crew. Prime Minister continues to get himself shot by multiple camera crew. Prime Minister continues to hold meetings. Prime Minister continues to ensure that there is slogan shouting by BJP people in his favor. Prime Minister continues to be elated in that slogan shouting. Prime Minister continues to eat chai samosas at 7 o'clock at government expense in a PWD guest house, when every single Indian household didn't eat their food. एक तरफ शहीदों के टुकड़े हम चुन रहे थे, अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या ऐसे आचरण की उम्मीद किसी देश के प्रधानमंत्री से हो सकती है? वो चाय नाश्ता, वो पकोड़े जलेबी आपके गले से उतरे कैसे होंगे? जब 40 शहीद 3-10 पर कुर्बान हो गए तो 7 बजे आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, आप अपने नारे लगवा रहे हैं, आप फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, आप हॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को उस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चेयर करते होना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय फिल्मों की शूटिंग के। I'll come back to you, sir. याद करिए आदरणीय साथी, मैं साधुवाद दूंगा आपको। 26/11 के हमले के समय हर बार जब कोई आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस ने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पहले माना। याद करिए, पाटिल साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था अपनी जिम्मेवारी का एहसास मानकर। पर कांग्रेस का तो यह लंबा इतिहास है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया साहब ने इसी प्रकार से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसी प्रकार शिवराज पाटिल जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
पर क्या ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार भी है जिसके प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत के बाद फिल्म की शूटिंग करते रहें, चाय नाश्ता उड़ाते रहें, अपने नारे लगवाते रहें, अपना अभिवादन स्वीकार करते रहें, शहीदों के कफनों के साथ वोट बटोरने के लिए दांत फाड़ते रहें, शहीदों के कफनों के साथ सेल्फी लेते रहें? क्या यह है भाजपाई राष्ट्रवाद और क्या यह है मोदी सरकार की असलियत? अब यह इस देश को निर्णय करना है, क्योंकि मोदी जी आपकी विदाई का समय आ गया है। जिसने शहीदों की शहादत का अपमान करने का दुस्साहस किया, इस देश ने उसकी विदाई कर दी और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। In hindsight, many such things are done. This is wisdom in hindsight. That's all that I will say. I'll come to you, ma'am. देखिए, मैंने कल आदरणीय कानून मंत्री जी का बयान देखा और सुना, पढ़ा, और हम उससे असहमत नहीं, हम सहमत हैं। और यह निर्णय सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जहां इस प्रकार का आतंकवाद का पोषक देश हो, उनके साथ आप फिर किस हालात के अंदर इस प्रकार की पींग आगे बढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहां would be the driving force in the fourth industrial revolution era. And we do understand that the role of government is to provide the support system. In this regard, we have introduced flagship programs, Startup India, with $1.4 billion fund for 4 years to create a startup ecosystem in India. Under the able leadership of President Moon, South Korea has also unveiled a program to spend $9.4 billion by 2020 in a bid to increase capital supply for startups and venture-friendly environment. This synergy in policy and this synergy in policy regime is a reflection of areas of common interest for both India and Korea. Our vision of an India-Korea Startup Center will provide a hub for Korean startups and Indian talent to freely communicate. South Korean National IT Industry Promotion Agency has already opened their Indian office in Bangalore to facilitate Korean startups to India. In the field of innovation, both countries have decided to establish India-Korea Future Strategy Group, an India-Korea Center for Research and Innovation Cooperation, to provide an institutional framework for future-oriented cooperation based on research, innovation and enterprises. Friends, it is our earnest desire to work with Republic of Korea more closely to realize the dream of our citizens. All right, so these are the live updates that we're getting in from South Korea. The Prime Minister in South Korea saying collaboration between India and South Korea in the field of science and technology will be on the agenda. This at a time the Congress is holding a press conference and has slammed the Prime Minister for a warm welcome that was given to the Saudi Crown Prince. Thanks for watching the video.
For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.